हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू होम साइंस ट्यूटोरियल्स। आज का हमारा टॉपिक है वस्त्र परिसज्जा, जिसे हम फिनिशिंग कहते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि हमने रेसे से धागा कैसे बनाया और धागे से वस्त्र कैसे बनाया। तो रेसे से धागा बनने की प्रक्रिया को हम स्पिनिंग कहते हैं और धागे से वस्त्र बनने की प्रक्रिया को वीविंग कहते हैं। तो वीविंग के बाद जो हमारा वस्त्र मिलता है हमें, वो पहनने योग्य नहीं रहता, क्योंकि वो गंदा मटमैला होता है, उस पर ग्रीस लगी होती है। करघे करघे पे बनता है। करघे से वस्त्र बनने के दौरान जो ग्रीस लगती है, जो उसमें तेल लगता है, वो तो वस्त्र अच्छा नहीं दिखता, धुंधला सा मटमैला सा दिखता है, जिसे हम ऐसे वस्त्र को हम ग्रे गुड्स कहते हैं। ग्रे गुड्स वस्त्र जो होता है, इस पे ही परिसज्जा की जाती है। परिसज्जा हमारी दो प्रकार की है। पहला है आधार परिसज्जा और दूसरी है विशिष्ट परिसज्जा। आधार परिसज्जा जिसे हम बेसिक फिनिशिंग कह सकते हैं और विशिष्ट परिसज्जा जिसे हम स्पेशल फिनिशिंग कह सकते हैं। तो विशिष्ट परिसज्जा पहले हम देखते हैं। विशिष्ट परिसज्जा जो है हमारी दो प्रकार की होती है। पहली है रासायनिक परिसज्जा, जिसे केमिकल फिनिशिंग कहते हैं। दूसरी है यांत्रिक परिसज्जा, जिसे हम मैकेनिकल फिनिशिंग कहते हैं। अब देखते हैं हम कि रासायनिक परिसज्जा हमारी कितने प्रकार की होती है। रासायनिक परिसज्जा जो हमारी है, तो पहली है मॉइस्चराइजिंग परिसज्जा। इसमें क्या होता है, वस्त्रों को चिकना किया जाता है। वस्त्रों की सतह के जो खुरदरापन होता है तो उसको दूर किया जाता है और वस्त्र को चमकीला बनाया जाता है। दूसरा है माइल्ड्यू प्रूफ, जिसे हम फंगस प्रूफ भी कह सकते हैं। इसमें वस्त्र को फफूंदी विरोधी बनाया जाता है, जिससे कि वस्त्र पे हमारे फंगस ना लगे। तीसरा है वाटर रिप्लेइंग। वाटर रिप्लेइंग भी दो प्रकार की होती है, स्थायी परमानेंट और अस्थायी। परमानेंट और अस्थायी मतलब स्थायी और अस्थायी दो प्रकार की होती है। तो चौथा है रिंकल रेसिडेंस। इसमें क्या होता है, वस्त्रों पे जो चुन्नट आ जाती है, सिकुड़न आ जाती है, इसको हम इस परिसज्जा से दूर करते हैं। और पांचवा है मूथ प्रूफिंग। इसमें क्या करते हैं, वस्त्र को कीट विरोधी बनाते हैं, कीट निवारक बनाते हैं, जिससे वस्त्रों में कीड़े ना लगे। ये परिसज्जा जो ऊन पर की जाती है, क्योंकि ऊन जो है जंतु जगत से प्राप्त रेशा है, तो इसमें कीड़े लगने का चांस ज़्यादा रहता है। ये परिसज्जा विशेष रूप से ऊन पर की जाती है। छठवां है फायर प्रूफ। अग्निरोधी जिसे हम कह सकते हैं। वस्त्रों को बनाया जाता है, पूरी तरह से तो नहीं बनाया जा सकता, परंतु इसे अग्नि के प्रति जो है विरोधी बनाया जाता है, जिससे ज्वलनशील वस्त्र ना रहे कि तुरंत ही वस्त्र आग के संपर्क में आने पर जलने लगे। इससे ज्वलनशीलता प्रूफ बनाया जाता है। तो सातवां हमारा है वाटर प्रूफ। इसमें क्या है, इसमें वस्त्रों को वाटर प्रूफ बनाया जा सकता है। इस प्रकार के वस्त्र जो है पुलिस कर्मचारियों के लिए और फायर ब्रिगेड जो होते हैं, फायरमैन, उनके लिए इस परिसज्जा को किया जाता है। आठवां हमारा है सॉइल रिलीज फिनिशिंग। इसमें जो क्या है, धूल मिट्टी के जो कण होते हैं, जो डस्ट होते हैं, उसके विरोधी बनाया जा सकता है कि जल्दी से वस्त्रों पर धूल मिट्टी ना लगे। और नौवां जो हमारा है, इसमें है परमानेंट प्रेस। इसमें जो है वस्त्रों पर परमानेंट इस्त्री की जाती है, जिससे वस्त्रों की सतह का जो सिकुड़न है वो दूर किया जा सके। यांत्रिक परिसज्जा और रासायनिक परिसज्जा के बाद हम देखेंगे। जो हमने यांत्रिक परिसज्जा में वाटर प्रूफ और वाटर रिपेलेंट पॉइंट पढ़ा था कि वाटर प्रूफ परिसज्जा और वाटर रिपेलेंट परिसज्जा, तो दोनों में अंतर क्या है, ये प्रश्न पूछता है कि अक्सर पूछा जाता है कि वाटर प्रूफ और वाटर रिपेलेंट में अंतर क्या है। तो वही हम देखेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। वाटर प्रूफ का मतलब होता है जल अवरोधक और वाटर रिपेलेंट का मतलब होता है जल निवारक। तो जल अवरोधक जो परिसज्जा होती है वो स्थायी होती है
और जल निवारक जो परिसज्जा होती है वो अस्थायी होती है। तो दोनों जो वाटर प्रूफ परिसज्जा है वो पुलिस कर्मचारी और फायरमैन के जो कपड़े होते हैं रबड़ के बने होते हैं, ऐसे कपड़े होते हैं जिन पर आग का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वो परिसज्जा जो वाटर प्रूफ कहलाती है। और जो वाटर रिपेलेंट परिसज्जा है जल निवारक, ये परिसज्जाएँ जो सूती लिनन वस्त्रों पर की जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो वस्त्र तो हमारे जल निवारक बन जाते हैं मगर स्थायी नहीं होते हैं, टिकाऊ तो होते हैं पर स्थायी नहीं होते हैं। तो दोनों में अंतर देखते हैं। पहला है जल अवरोधक मतलब वाटर प्रूफ। इसमें क्या है, कम गणना वाले वस्त्र। इसमें जो वस्त्र बनाए जाते हैं, इसमें जो बुनाई होती है, बटाई होती है, धागों की जो संख्या होती है ताने और बानों की, वो कम होती है। और जल निवारक में क्या होती है, इसमें अधिक गणना वाले वस्त्र होते हैं, मतलब इनमें जो बुनाई बटाई होती है, वस्त्रों के धागों की संख्या होती है, वो अधिक वस्त्र जो हमारे घने बुने जाते हैं। और जल अवरोधक में क्या है, वस्त्र कड़ा होता है क्योंकि ये इसमें रबड़ टाइप का होता है कपड़ा, देखने में छूने पे रबड़ की तरह लगता है, इसलिए वस्त्र जो कड़े होते हैं वो आरामदायक नहीं होते हैं। पर हमारा जो जल निवारक होता है, क्योंकि ये सूती और लिनन ही वस्त्रों पर ये परिसज्जा की जाती है, तो ये इससे बने जो वस्त्र होते हैं वो मुलायम होते हैं। और वाटर प्रूफ वाले वस्त्र जो हमारे सस्ते मिलते हैं, और वाटर रिपेलेंट वाले वस्त्र हैं वो क्योंकि प्राकृतिक रेशों के बने होते हैं, तो इसलिए वो वस्त्र महंगे होते हैं और मुलायम भी होते हैं, आरामदायक भी होते हैं। और जो है वाटर प्रूफ वाले वस्त्र जो ये आरामदायक नहीं होते, कड़े होते हैं और कम बटाई वाले होते हैं, पर इन पे जो परिसज्जा होती है वो स्थायी होती है। और जल निवारक में मतलब वाटर रिपेलेंट वाले में स्थायी नहीं होती है परिसज्जा, इसको पुनः करना पड़ता है इस पे परिसज्जा, और परंतु ये आरामदायक होते हैं और मुलायम होते हैं। तो ये हो गया वाटर रिपेलेंट और वाटर प्रूफ में अंतर। रासायनिक परिसज्जा के बाद हमारा आता है यांत्रिक परिसज्जा, जिसे हम मैकेनिकल फिनिशिंग कहते हैं। ये भी हमारा 8 तरीके से होता है। तो हम देखते हैं, पहला है हमारा बीटलिंग मतलब कुटाई करना। इसमें जो क्या करते हैं, इसमें वस्त्रों को कुटाई द्वारा चमकीला और सघन बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारा 2 रोलर होता है। एक रोलर में हमारा कपड़े को हम लपेट देंगे, दूसरे रोलर में जो है बड़े बड़े हथौड़े लगे रहते हैं जो लगातार वस्त्रों की कुटाई करते रहते हैं। और इस कुटाई के दौरान जो है एक रसायन का यूज किया जाता है, रासायनिक द्रव उस पर गिराया जाता है, जिससे क्या होता है, कपड़े हमारे चमकीले भी होंगे और जो उसमें कपड़े में लचीलापन होगा, जहाँ पे धागे की सघनता कम होगी, घनापन कम होगा धागे का, वो जो है उस स्थान को फिल कर देंगे, भर देंगे, वो केमिकल जो उससे भर जाएगा हमारा। तो इसमें क्या, तो ये प्रक्रिया बीटलिंग के द्वारा परिसज्जा की जाती है। इससे वस्त्र हमारे चमकीले और घने और बुनाई जो हमारी घनी होती है। दूसरा हमारा है कैलेंडरिंग में जो है, इसमें भी रोलरों द्वारा अधिक दबाव डाला जाता है, जिसे हम कह सकते हैं कैलेंडरिंग को कह सकते हैं इस्त्री करना। तो इसमें जो क्या होता है, इसमें भी हमारे कम से कम 2 रोलर लगे होते हैं। एक रोलर जो हमारा होता है वो ठंडा होता है और दूसरा जो क्या होता है वो गर्म होता है। तो इसमें क्या करते हैं, एक रोलर पे हमारा कपड़ा लपेटा रहेगा और जो कि ठंडा होगा, और दूसरा जो है हमारा गरम रोलर होगा। इस रोलर को हम वाष्प द्वारा या गैस द्वारा गरम करते हैं। तो और इस गरम रोलर से बहुत अधिक दबाव डालकर हम कम से कम 40 से 60 टन का दबाव डालते हैं गरम रोलर से, और इसको इस दौरान ये कपड़ा हमारा चमकदार होगा, इसकी सलवटें दूर होगी, और ये कपड़ा जो है इस तरह से इस्त्री हम करेंगे कपड़े की, कह सकते हैं। ये 1 मिनट में 140 मीटर कपड़ा प्रेस करता है।
और इस पे हम 40 से 60 टन का दबाव डालकर इस कपड़े की इस्त्री करते हैं। तो इस परिसज्जा को हम कैलेंडरिंग कहते हैं। इससे हमारे तंतु जो है चपटे और सघन हो जाएंगे और मुलायम और चमकदार हो जाते हैं। यह परिसज्जा में जो ध्यान देने योग्य बात है, ये इस परिसज्जा में हम दबाव का अधिक ध्यान देते हैं और किस तापक्रम पे उसको रोलर को गर्म किया जा रहा है इसका ध्यान देना पड़ता है और आर्द्रता के भी ध्यान देना पड़ता है। तो इन 3 चीज़ों का ध्यान मुख्य रूप से इस परिसज्जा में दिया जाता है। और ये परिसज्जाएँ रेयान पर की जाती हैं, रेशम पर की जाती हैं। रेशम और रेयान पर ये परिसज्जाएँ ज़्यादातर की जाती हैं इन कपड़ों पर। तीसरा है हमारा नेपिंग करना। नेपिंग मतलब रुएँ उठाना। इसमें क्या होता है, ब्रश के द्वारा हम ब्रश की सहायता से वस्त्रों पर रुएँ उठाते हैं। ये परिसज्जा जो है ढीली बुनावट वाले वस्त्रों पर की जाती है। इसका दोष छुपाने के लिए हम इस पर रुएँ उठाते हैं ब्रश के दौरान। और रुएँ उठने से ये वस्त्र हमारे अधिक मुलायम हो जाते हैं। इस परिसज्जा से जो वस्त्र तैयार होता है वो अधिक मुलायम और सॉफ्ट होता है। और रुएँ उठने की वजह से ये वायु अवरोधी हो जाते हैं, जिससे कि हमें हमारे शरीर को ठंडी नहीं लगती है। कह सकते हैं कि हम ऊनी वस्त्रों पर ये परिसज्जाएँ की जाती हैं। और ये रोएँ हम जो है इकहरे रोएँ भी उठा सकते हैं इस परिसज्जा में और दोहरे रोएँ भी। इकहरे रोएँ जो हमारे हैं दोनों तरफ एक ही दिशा में उठाए जाएंगे और दोहरे रोएँ जो होते हैं ये विपरीत दिशा में उठाए जाते हैं, जिससे यह अधिक घना और दृढ़ हो जाता है और हमें जो हमारे शरीर को जो है गर्मी प्रदान करता है। ये फलालेन और श्वेत वस्त्र जो है, ये नकली फलालेन के वस्त्र जो तैयार होते हैं, श्वेत वस्त्र जो तैयार होते हैं वो इसी परिसज्जा द्वारा होते हैं। और तीसरा हमारा सीजिंग करना, मतलब हम साइनीकरण भी इसको कह सकते हैं। इसमें जो सस्ते सूती वस्त्रों को क्या करते हैं, चमक लाने के लिए यह परिसज्जा उपयुक्त होती है। इसमें सस्ते सूती वस्त्रों का हम साइनीकरण करते हैं। और इसमें क्या होता है, जो बेलन का यूज होता है इस पे बहुत ही सुंदर ढंग से रेखाएं अंकित होती हैं बेलन पर ही। और जो ये बेलन पे जो रेखाएं अंकित होती हैं, जब हम इस बेलन को जब हम कपड़े पर दबाव डालेंगे, अधिक दबाव डालेंगे इस बेलन के द्वारा, तो वस्त्र पे जो हमारा है वो तिरछी रेखाएं अंकित होंगी। और ये जो तिरछी रेखाएं अंकित होती हैं ये प्रकाश परावर्तन के द्वारा जो है वस्त्र में चमक उत्पन्न करती हैं, जिससे हमारा वस्त्र चमकदार दिखाई देता है। इस प्रकार से हम इसे कह सकते हैं कि मॉइस्चराइजेशन हो गया है कपड़े का। यह स्थायी नहीं होता है और अगर हम ऐसे कपड़े को बार बार धुलेंगे तो इसकी जो एक चमक है वो नष्ट हो जाती है। इस परिसज्जा के जो अंतर्गत है, जो वस्त्र को इस्त्री करते हैं या कह सकते हैं उस पर जो हम चमक लाते हैं, ये साटिन वस्त्रों पर अधिक ये परिसज्जाएँ की जाती हैं। और सूती वस्त्रों पर भी ये परिसज्जा होती हैं अतिरिक्त चमक लाने के लिए। और रेशम पे भी इसके द्वारा चमक डालते हैं रोलरों के द्वारा, वो समान ही दिखाई देती हैं। अब हमारा है चौथा, ये हमारा हो गया चौथा, साइनीकरण करना या सीजिंग करना। अब हमारा पांचवा है एम्बोसिंग करना। एम्बोसिंग में जो क्या होता है, एम्बोसिंग मतलब नक्काशी करना। एम्बोसिंग मतलब क्या होता है, नक्काशी करना। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे रोलर होते हैं उनको गर्म किया जाता है और उन रोलरों पर ही नमूने बने होते हैं। तो ये नमूने जब हम रोलर को गर्म करेंगे और इसको कपड़े पर दबाएंगे रोलर पे लपेट के, तो ये जो नमूने होते हैं, ये नमूने जो रोलर पे बने होते हैं वो नमूने जो हमारे वस्त्रों पर भी आ जाते हैं। और
ये परिसज्जा जो होती है एम्बोसिंग वाली, ये ऊन को छोड़कर सभी वस्त्रों पर की जा सकती है। इससे तैयार जो वस्त्र होते हैं उनके तंतु जो घने होते हैं, चमकीले होते हैं, और ये परिसज्जाएँ प्राकृतिक तंतुओं या अन्य मानव निर्मित तंतुओं पर स्थायी नहीं होती हैं। ये परिसज्जा जो है हमारी प्राकृतिक तंतुओं पर भी और मानव निर्मित तंतुओं दोनों पर की जाती है, पर ये परिसज्जा स्थायी नहीं होती है। लेकिन अगर हम इस परिसज्जा को करते समय वस्त्रों पे अगर रसायन का यूज करते हैं तो ये जो नक्काशी होते हैं बेलनों पे बने होते हैं, और फिर बेलनों पे हम प्रेशर डाल के जो वस्त्र पे ये नक्काशी बना लेते हैं, तो ये नक्काशी अगर हम किसी केमिकल का यूज करके इसको स्थायी बनाया जा सकता है, इसको सुरक्षित किया जा सकता है। और ऐसे कपड़ों को क्या करना चाहिए, गुनगुने पानी से मृदु साबुनों में ही धोना चाहिए, जिससे कि ये काफ़ी समय तक चलें। छठवां हमारा है क्रेपिंग। क्रेपिंग मतलब होता है चुन्नट डालना। ये जो है क्रेपिंग परिसज्जा जो है ये 2 प्रकार से की जाती है, यांत्रिक और रासायनिक दोनों। रासायनिक परिसज्जा जो होती है क्रेपिंग करने की, वस्त्रों पे चुन्नट डालने की, वो स्थायी होती हैं, और यांत्रिक कम स्थायी होती है। ज़्यादा समय तक धुलने से जो है धीरे धीरे इसकी जो चुन्नट होता है कपड़े का वो कम हो जाता है। पर रासायनिक परिसज्जा जो क्रेपिंग की होती है वो वस्त्रों पर स्थायी रूप से होती है। इसमें रासायनिक परिसज्जा में हम कास्टिक सोडे का यूज करते हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज करते हैं। और ये बस परिसज्जा जो नायलॉन पर होती है वो स्थायी रूप से होती है। नायलॉन वस्त्रों पे जो क्रेप डाला जाता है वो स्थायी रूप से होती है। इसमें वस्त्र को जो गर्म उभरे हुए रोलरों से निकाला जाता है। नायलॉन वस्त्रों को गर्म तलों के साथ जो वस्त्र संपर्क में आते हैं तो क्या होता है, वस्त्र जो हमारा थोड़ा सा पिघल जाता है, और उस पर जो बल पड़ता है वो जो क्रेप बल के कारण जो क्रेप पड़ता है वो स्थायी हो जाता है। तो ये हो गया हमारा क्रेपिंग, मतलब वस्त्रों पर चुन्नट डालना, जैसे कि जयपुरी साड़ी और दुपट्टे जो होते हैं वो क्रेपिंग परिसज्जा ही उन पर होती हैं। आगे हमारा वेटिंग फिनिशिंग। वेटिंग फिनिशिंग क्या होता है, मुख्यतः हम रेशम के कपड़ों पर करते हैं। मतलब कि वस्त्र में वजन बढ़ाना, वस्त्रों का जो है वजन बढ़ाना। इस परिसज्जा के द्वारा जो हमारे हल्के ढीले वस्त्र होते हैं उनका हम वजन बढ़ाते हैं। जैसे कि रेशम के वस्त्र होते हैं उसमें एल्युमिनियम और गोल्ड और सिल्वर ये सब के चूर्ण डाल के जो है वस्त्रों को जो है रेशम के वस्त्रों का हम वजन बढ़ाते हैं। तो ये हो गया हमारा वेटिंग फिनिशिंग। और हमारा 8वां है सैनिटाइजिंग। सैनिटाइजिंग में क्या होता है, ये हमारा इसमें हम 3 तरह से सैनिटाइजिंग फिनिशिंग करते हैं। पहली विधि में क्या करते हैं, कपड़े को पानी में भिगो देंगे और फिर उसको खींचेंगे नहीं, उसे ढीला ही ऐसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद इस पर कैलेंडरिंग वाली प्रक्रिया, मतलब कि इस्त्री करने वाली प्रक्रिया होगी। दूसरे में क्या होगा, इसमें हम कपड़ों को जो है रोलर द्वारा खींचेंगे, इसमें तनाव डालेंगे कपड़े पर। तो ये जो होता है और इसे जो है गरम रोलर से प्रेस करेंगे, दबाएंगे कपड़े को खींचकर, तो इसमें जो दबाव और संकुचन होता है इससे कपड़े का जो सिकुड़न होता है वो कम हो जाता है। और तीसरी विधि में क्या करते हैं, हम कपड़े को चौड़ाई में स्थिर करते हैं। चौड़ाई में कपड़े को फैला लेंगे चारों तरफ से, उसके चारों कोनों को बराबर करेंगे, और जो राल या सेलुलोज का जो घोल बना रहेगा उसके द्वारा हम इसमें सैनिटाइजिंग परिसज्जा करेंगे। ये जो है ये स्थायी, ये लंबे समय तक तो होती है परंतु इसका प्रभाव स्थायी नहीं होता है। इससे तो ये हो गया हमारा सैनिटाइजिंग, ये हो गया 8 तरह से हम यांत्रिक परिसज्जा की विधि जो 8 तरीके से बताई है। ये हो गया हमारा विशिष्ट परिसज्जा का भाग, यांत्रिक और रासायनिक परिसज्जा। अब हमारा जो आधार परिसज्जा है, बेसिक परिसज्जा है, उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, देखेंगे। और परिसज्जा विशिष्ट परिसज्जा यहीं पे ख़त्म हुई।
और अगर आपको लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। ये बिल्कुल निःशुल्क है। और आगे कोई टॉपिक हो तो ज़रूर कमेंट करें। सो थैंक यू।